इस मॉडल के अनुसार जो मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग है, तो मैंने यहां पे एक हाइपोथेटिकल केस ले लिया जो कभी पॉसिबल तो है नहीं। और अगर आप देखोगे DXY तो ये यहां लाई कर रहा है अलोंग XY एक्स। ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनाएंगे तो आप देखेंगे नीचे कितने गए, अगर ऊपर का निकाल रहे हैं तो नीचे कितने गए। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसाप इंस्टीट्यूट में। आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होगी और आपने उसकी टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट किया। चलिए कंटिन्यू करते हैं उसी सीरीज। इसमें आज मैं आपको समझाऊंगा पोस्टुलेट्स ऑफ CFT एंड ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। इसमें क्या होता है जनरली कि बच्चे मतलब वर्नर थ्योरी करने के बाद जनरली लोग VBT कर लेते हैं। तो देखिए, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, बस बात ये रहती है कि अगर आप CFT पहले करते हैं और बाद में VBT करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आती है कोऑर्डिनेशन। आज हम पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे ऑर्बिटल स्प्लिटिंग को ये पोस्टुलेट। तो सबसे पहला पोस्टुलेट जो था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, वो है कि ये मॉडल पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। कैसा है बच्चों? पूरा का पूरा मॉडल ये कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और इस मॉडल के अनुसार जो मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग है वो आयनिक है। क्या है? आयनिक, यानी इसमें कोवेलेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको मान लीजिए। दूसरा, इस चीज ने क्या माना कि भाई देखो, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल लेके चल रहा है, तो ये सबको पॉइंट चार्ज मानता है। क्या मानता है? पॉइंट चार्ज। अब जो मेटल है, मेटल वो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस न्यूक्लियस को ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मान के चलता है। और जो लिगेंड है, तो लिगेंड या तो नेगेटिव चार्ज से डोनेट करता है या लोन पेयर से डोनेट करता है। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज से डोनेट करता है एनायंस में, तो वहां पे ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज माना जाता है। और न्यूट्रल, और जब लोन पेयर डोनेट करता है या तो न्यूट्रल में या तो पॉजिटिव में, दोनों में ही ये लोन पेयर से डोनेट करता है। तो जब ये लोन पेयर से डोनेट करेगा तब ये पॉइंट डाइपोल की तरह ट्रीट होता है। ठीक है बच्चों? और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मेटल है, मेटल के न्यूक्लियस को तो आपने पॉइंट चार्ज मान लिया, पर जो उसके ऑर्बिटल, मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें जो ऑर्बिटल्स है वो अपनी वेव मैकेनिकल आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। कहने का मतलब जो भी शेप है पर्टिकुलर ऑर्बिटल की वो मेंटेन ही रहेगी। ठीक है? S का स्फेरिकल शेप मेंटेन रहेगा, P का डंबल, D का डबल डंबल, F का ट्रिपल डंबल, जो भी शेप्स है वो सारी की सारी मेंटेन रहती। अब आप बताइए, सिंपल सी बात है भाई, तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग का, वही आप देखने की कोशिश करिए। तो जब भी कभी दूर होते हैं, दूर होने पे क्या होता है, क्या डोमिनेंट होता है? एक दूसरे की अच्छाइयां ही दिखाई देती है। सिंपल सी बात है। हाँ भाई, लड़की सुंदर है, लड़का पैसा कमाता है, अच्छाई है ना। तो दूर से होता है अट्रैक्शन। ये ले, तो जब अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन से एनर्जी क्या हो जाती है? कम होती है। कम होने के बाद क्या हो जाता है? शादी हो जाती है। अरे हाँ है ना। फिर पता चलता है अरे राम रे, ये तो गीला टॉवल बेड पे फेंक देते। अरे हाँ है ना, मजाक कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर पता चलता है जब वो पास आ जाते हैं तो जो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब वो मायने रखने लगे। ठीक है? तो जो मेटल ने पर्टिकुलर, मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं उसके, उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जो लिगेंड है ना, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए रिपल्शन करते हैं। जब रिपल्शन करते हैं तो एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो मैंने यहां पे एक हाइपोथेटिकल केस ले लिया जो कभी पॉसिबल तो है नहीं। यहां पे लिगेंड एक स्फेरिकल फील्ड मान के आता है, बना के आता है। फील्ड बना के आता है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या है? ये रहा हमारा मेटल, और उसके पास जो लिगेंड आया है पूरा का पूरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लिगेंड आया है ये ऐसी फील्ड बना के आया। सही है? और आपको बता दूं ये क्वेश्चन आइसर में पूछा गया था कि जो स्फेरिकल फील्ड आप जो ये बोलते हो ये कैसी होती है? तो लिगेंड ऐसी फील्ड बना के आए। जब ऐसी फील्ड बना के आएगा तो आपको बता दूं सारे ऑर्बिटल में जो रिपल्शन होती सेम हो जाती। जब सेम हो जाती तो उसकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं रहता और ये ऐसे मेंटेन है। तो इसी को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल केस जो हम लेके चलते तो यही है, जहां पे मेटल के पास कैसी फील्ड होती है? स्फेरिकल फील्ड होती है। और ये जो स्फेरिकल फील्ड है, ये जो स्फेरिकल फील्ड है, इसको हम एक सेंटर पे डिनोट कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेरिस। कौन सा सेंटर है ये? चलेगा कि नहीं चलेगा? हम लोग आ जाते हैं ऑर्बिटल्स इन अ क्यूब। मैं क्यूब में क्यों दिखा रहा हूं आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप उनको देख लेंगे। तो मैंने ये एक्सिस डिफाइन कर दी। अगर आप देखें, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। अब इन एक्सिस पे अगर आप देखें, इन एक्सिस पे अगर आप देखेंगे तो पीजेड ऑर्बिटल यहां कहीं लाई करेगा। आया ना, बोलिए। ठीक, पी वाई ऑर्बिटल यहां कहीं लाई करेगा, और पी एक्स ऑर्बिटल इस एक्सिस के अलॉन्ग लाई। और जब भी कभी लाई करेगा तो जो जितने भी पी ऑर्बिटल्स हैं ये हमेशा
उसके जो फेस का सेंटर है वहीं पे डिनोट कर रहे होंगे, बोलो हाँ या ना। तो हमेशा कहाँ आ रहे हैं ये, तो जो लोब हैं वो कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, टुवर्ड्स फेस सेंटर। तो जितने भी पी ऑर्बिटल के लोब्स हैं वो मैक्सिमम कहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो जो उनका मैक्सिमा आता है वो कहाँ आता है, वो फेस सेंटर पे आता है। यहीं से मैं डी ऑर्बिटल देख लेता हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि भाई देखो ऑर्बिटल की शेप आपको आती है, कक्षा 11 पास हो, ठीक है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, बताना नहीं, बस मान लेते हैं कि डी ऑर्बिटल की शेप आती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो डी मतलब जो एक्सियल डी ऑर्बिटल है, एक्सियल वो होते हैं जिनके लोब्स लाई ऑन एक्सिस, एक्सियल वो होते हैं जिनके लोब्स लाई ऑन एक्सिस, ठीक है। तो जब ये एक्सिस पे लाई कर रहा है तो कहने का मतलब क्या है, dz स्क्वायर यहां लाई कर रहा है तो ये dz स्क्वायर यहां लाई करेगा। तो याद रखना ये जो सर्कल होता है ना, इसको नहीं भूलना, ये एक्स वाई प्लेन में इसका एक सर्कल भी लाई करता है, जो बहुत काम की चीज है और बहुत कुछ एक्सप्लेन करने के काम आती है। और आप देखोगे मैक्सिमम लोग इसी में फंसते हैं क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो वही आप देखने की कोशिश कीजिएगा, ये dz स्क्वायर और ये एक्स वाई प्लेन में। और अगर आप देखोगे dxy तो ये यहां लाई कर रहा है अलोंग एक्स वाई एक्सिस। क्लियर है कि नहीं क्लियर, dxy। और ये भी पॉइंट किसकी तरफ कर रहे हैं, ये भी सब पॉइंट कर रहे हैं फेस सेंटर की तरफ, ये भी सब किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ये भी सब फेस सेंटर की तरफ कर रहे हैं क्योंकि एक्सियल ऑर्बिटल्स है। तो एक्सियल ऑर्बिटल हमेशा एक्सिस पे लाई करेगा और एक्सिस तो है ही फेस सेंटर पे, ठीक। अगर आप नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल देखोगे तो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल देख के आपको समझ में आएगा ये जितने इनके लोब्स हैं ये एक्सिस पे लाई नहीं करते और सारे के सारे कहां पॉइंट कर रहे हैं, सारे के सारे एज सेंटर पे पॉइंट कर रहे हैं, सारे के सारे कहां पॉइंट कर रहे हैं, एज सेंटर पे पॉइंट। क्लियर है, सारे के सारे कहां पॉइंट कर रहे हैं, एज सेंटर, सारे के सारे कहां पॉइंट कर रहे हैं, एज सेंटर, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं आपके सामने अगर मैं इसकी समरी बना दूं तो समरी ये है, पी और डी एक्सियल कहां पॉइंट कर, एज सेंटर, और अगर डी नॉन एक्सियल की बात करें वो कहां पॉइंट करे, वो करता है एज सेंटर। इनके ऑर्बिटल्स का जो मैक्सिमा है वो कहां मिलेगा, आप एज सेंटर पे। और अगर आपको ये चीज समझ में आती है आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाए। हेलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए एसएप केम टाइम ऐप, जहां पे आपको आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट, गेट्स, यूईटी पीजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी केमिस्ट्री, इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, कोर्सेज सब कुछ मिल जाता। तो देरी किस बात की है, डाउनलोड कीजिए एसएप केम टाइम ऐप या कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो में। लीनियर फील्ड ऑफ लिगेंड्स, अगर आप लीनियर फील्ड ऑफ लिगेंड्स में जाते हैं, मतलब मैं अभी पहले लीनियर फील्ड, जनरली आप लोगों ने पहले ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या फिर ये सब पहले ऑक्टाहेड्रल पढ़ी होगी, ऐसे नहीं पढ़ते, हमेशा हमेशा बेसिक से स्टार्ट होते हैं, जिंदगी बहुत आसान रहती, ठीक। अगर हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं ना बहुत ज्यादा रटने को हो जाता है। कॉन्सेप्ट से अगर आप करेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने मान लिया लॉन्ग जेड एक्सिस ये दो लिगेंड लाई कर रहे हैं, ये मेरी लीनियर फील्ड हो गई बच्चों। कौन सी फील्ड हो गई है, लीनियर फील्ड हो गई। और अब आपको पता है ये कहां लाई कर रहा है, ये कहां लाई कर रहा है, फेस सेंटर पे और जेड एक्सिस वाले फेस सेंटर। क्लियर। तो जो इनमें रिपल्शन ऑफ लिगेंड होती, कभी भी आपको रिपल्शन ऑफ लिगेंड है वो आप दो चीजों से चेक कर सकते। डिस्टेंस, तो आपको पता है u इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R, इसके बराबर होता है u इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R। डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा पोटेंशियल कम होती है, कहने वाला रिपल्शन उतना कम। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे रिपल्शन कम। एंगल विद द नियरेस्ट लोब, आप अगर नियरेस्ट लोब से एंगल चेक कर लो तो मैक्सिमम केसेस में इससे आंसर नहीं। क्या ये एब्सोल्यूट तरीका है, पर आपकी जिंदगी आसान कर देगा, ये मेरी गारंटी। जहां जहां इसको लगाना है वही सिखा दूंगा। आज का लेक्चर पूरा देखना, आपको ये दिख जाएगा और इसकी वजह से आपकी जिंदगी कितनी आसान, ठीक। तो एंगल जितना ज्यादा बढ़ेगा उससे भी डिस्टेंस ही बढ़ेगा। भाई अगर एक चीज यहीं पे है, एक चीज यहां है और लिगेंड मेरा यहां है, एंगल बढ़ने से डिस्टेंस ही तो बढ़ रहा है। क्लियर है, कहने का मतलब यही है भाई, एंगल बढ़ेगा तो भी रिपल्शन कम। क्लियर है, तो ये दोनों चीजें जब आप देख लोगे तो आपको समझ। फॉर एग्जाम्पल आपके दो लिगेंड यहां पे लगे हो, अब नियरेस्ट लोब उठाइए, नियरेस्ट लोब उठाइए तो पीजेड के साथ इसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। भाई पीजेड तो यहीं लाई करेगा भाई, ये रहा पीजेड, ये रहा जस्ट यहीं पे लिगेंड बैठा है, तो ये तो 0 डिग्री एंगल पे है भाई, ये तो 0 डिग्री एंगल पे है। जब 0 डिग्री एंगल पे है तो ज्यादा रिपल्शन होगा, हाँ या ना। और px और py, यहां रहा px और यहां रहा py, इधर होगा py, ये दोनों के दोनों बैठे हैं 90 डिग्री पे, इनमें रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। क्लियर। किसके रिपल्शन,
किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं? विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। एम आई क्लियर और नॉट? तो आप, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड है क्या? तो ये रहे मेरे पी ऑर्बिटल जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। अब ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड क्या होती है? तो आपको मैं, मान लो आपके पास 6 रोटियां, 3 बच्चे हैं। अब जब 3 बच्चे हैं तो तीनों में बराबर बराबर बंटनी चाहिए थी, क्योंकि स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब भाई स्फेरिकल फील्ड है तो सबको तो बराबर मिलेगी। अब तो सबको दो 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 दे दे। तो भाई माँ बाप तो यही सोच के लेकर आए थे कि भाई सबको दो दो बराबर दे देंगे, पर क्या हुआ, उसमें एक बड़ा लड़का निकल गया। अब जब वो बड़ा लड़का निकल गया तो अब आपको पता ही वो क्या करेगा, वो कह रहा भाई मैं 4 रोटी खाऊंगा। तो जब वो 4 रोटी खाएगा तो पर जो स्फेरिकल फील्ड थी तो सबको बराबर दो दो बंटनी चाहिए थी। पर जब बड़ा लड़का है, बड़े लड़के को 4 मिल गई, बाकी दोनों को क्या मिल गई, तो एक एक दे दिया। क्लियर है कि नहीं? हुआ क्या, मिली तो सबको, तो एक एक दे दी। क्लियर है कि नहीं? तो हुआ क्या, मिली सबको। अगर नहीं मिलती तो ये जीरो था, ये जीरो एनर्जी, नहीं मिलती तो ये जीरो थी, और मिली सबको। यहां पे दो दो मिलनी चाहिए थी सबको, पर हुआ क्या, 2 नहीं दी। क्या किया उसने, सबको एक एक दे दिया, इन दोनों को एक दे दिया और खुद रख लिया 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इन दोनों को एक एक दे दिया और खुद को क्या रख लिया, आया ना? मिली सबको है, रोटी सबको मिली। हुआ क्या, इसको जितनी मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा मिली, और इसको जितनी मिलनी चाहिए थी उससे। जब मैं ये लेस आई की बात करूंगा या मोर की बात करूंगा, और ये सब कुछ विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके रिस्पेक्ट में बात करें। तो जब भी कभी अगर मैं इस गैप को डेल मान लेता हूं, अगर मैं इस गैप को डेल मान लेता हूं कभी भी, तो करने का बहुत आसान था, और इसकी एनर्जी को 0 सेट कर दिया। इसकी एनर्जी को क्या सेट कर दिया जाता, एनर्जी को क्या सेट कर देते हम जी, मैंने क्या बोला था, बैरी सेंटर, तो 0 पे सेट कर दिया, मान लीजिए, आया ना? जब इसको 0 पे सेट कर दिया तो ये गैप डेल है। तो आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जब भी कभी दो जगह पे स्प्लिट हो, कभी सिर्फ 2 एनर्जीज में स्प्लिट, पहले हमेशा ये देख लेना भाई इसकी एनर्जी इसके मुकाबले बढ़ी है, एनर्जी कम हुई है। क्लियर? और गैप क्या है, गैप आपने डेल मान ही लिया। हाँ, और टोटल ऑर्बिटल कितने थे, ये यहां पे कितने ऑर्बिटल हैं? टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ऑर्बिटल डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय, ठीक है? क्लियर आया ना? तो अगर ऊपर का देख रहा हूं तो देखो नीचे कितने, 2 ऑर्बिटल नीचे गए, और अगर नीचे का देख रहा हूं तो ऊपर कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल गया है। क्लियर है कि नहीं? तो इसीलिए इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी डेल बाय 3, इसकी जो एनर्जी होगी वो, याद रख लीजिए ये तरीका, रोक के दोबारा से वीडियो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा, सही है? और इसको करके हम आगे बहुत कुछ करें। क्लियर? ये तिवारी स्पेशल है, इसको रखिएगा। इसकी एनर्जी क्यों बढ़ी थी भाई, ये तो बात आपको पता है, थीटा डिग्री था यहां पे, ठीक? बोलो बच्चों हाँ या, तो बच्चों हाँ या ना? अब आ जाते हैं डी ऑर्बिटल, अब आ जाते हैं डी ऑर्बिटल, सही बात है। अब डी ऑर्बिटल पे जब यहां पे लिगेंड होगा तो यहां पे डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली यही लाई करेगा, डी जेड स्क्वायर डायरेक्टली यही लाई करेगा। भाई बोलो हाँ या ना? ये देखो यहां पे है हमारा डी जेड स्क्वायर, यहीं पे लाई कर रहा है। इसके साथ थीटा कितना होगा, इसके साथ थीटा होगा 0 डिग्री। क्लियर? और यहां पे जब आप डी एक्स वाई बनाओगे तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। क्लियर है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में वो कितना आएगा, 90 डिग्री। क्लियर? यहीं पे जब आप डी एक्स जेड बनाओगे तो इसके साथ एंगल कितना बैठेगा, थीटा बैठेगा 45 डिग्री। क्लियर? डी एक्स वाई को देखेंगे तो इसके साथ कितना एंगल बैठेगा, थीटा बैठेगा 90 डिग्री। डी वाई जेड के साथ अगर एंगल देखेंगे तो थीटा कितना बैठेगा। क्लियर? तो अगर मैं यही बांट दूंगा तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आप बड़े आराम से इसको फिटिंग को कर पाएंगे। तब कहने का यहां पे थीटा आपका 0 डिग्री, यहां पे थीटा आपका 40, यहां पे थीटा बढ़ता जा रहा है, एनर्जी क्या होती जा रही, कम होती जा रही। अब क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल में स्प्लिट है तो इसका एग्जैक्ट एनर्जी बताना मुश्किल, तो ये आप याद रख लीजिए, ये आप याद रख लेते, ठीक है? डी जेड स्क्वायर ऊपर है, ये वैल्यू याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई वैल्यू नहीं पूछने जा रहा, कोई टेंशन नहीं, बस आपको ये देख लेना चाहिए कि डी एक्स जेड बैरी सेंटर से ऊपर है, डी एक्स जेड वाई जेड बैरी सेंटर से ऊपर है, तो ये नहीं। क्लियर है कि नहीं?
अगले पे चलते हैं। अगला है ऑक्टाहेड्रल फील्ड। फील्ड है ऑक्टाहेड्रल। अब ये जब आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनाएंगे तो आप देखेंगे, ये मैंने आपके सामने ऑक्टाहेड्रल, आप देखेंगे 6 के 6 फेस सेंटर इसने ऑक्यूपाई कर रखे हैं कि नहीं भाई। अब जो पी ऑर्बिटल है, हाँ, तो वो तो सभी फेस सेंटर पे ही लाई करते हैं, इसीलिए उनके साथ जो थीटा, नियरेस्ट लोब का जो थीटा बैठेगा 0 डिग्री। अब बोलिए, इसीलिए इनमें कोई भी स्प्लिटिंग होती, ये तीनों के तीनों सेम एनर्जी के रहते, क्योंकि तीनों के साथ एंगल 0 डिग्री बैठे। तो एस ऑर्बिटल तो अकेला ही है बेचारा, उसको क्या ही स्प्लिट करेगा जिंदगी में, जो अकेला उसको, तो वो अकेला रह जाता है। इसका जो नामकरण किया जाता है वो किया A1G का नाम देते हैं A1G। अभी के लिए याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर मैं बताऊंगा तरीका, फिर भी पर आपको याद ही रखना है। ये आता कहां से, ग्रुप थ्योरी से आता है, बाद में बात करें, ठीक। पी ऑर्बिटल, ये जितने भी पी ऑर्बिटल में सिमिलर रिपल्शन है, ये ट्रिपली डीजनरेट रह जाता है। ऐसा रह जाता है ट्रिपली डीजनरेट। क्या रह जाता है, नॉन डीजनरेट भी बोलते हैं, सिंगली डीजनरेट भी, नॉन डीजनरेट भी बोल देते हैं, सिंगली डीजनरेट भी बोल। इसकी सिमेट्री क्या रहती है, T1U। इसकी सिमेट्री क्या रहती है, T1U। सही बात है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है, ठीक। तो अगर आप डी ऑर्बिटल पे आएंगे तो डी ऑर्बिटल अगर आप देखेंगे तो जितने फेस सेंटर वाले डी ऑर्बिटल, फेस सेंटर वाले डी ऑर्बिटल कौन, इस सेंटर वाले डी ऑर्बिटल कौन, Tz², Tx² माइनस, और जितने एज सेंटर वाले वो क्या है, Txy, Tyz, Txz। इनके साथ तो थीटा रहेगा 0 डिग्री, इनके साथ थीटा रहेगा 5, इसलिए ये मोर रिपल्शन झेलेंगे, ये लेस रिपल्शन। ये बात तो क्लियर है भाई, ये लेस रिपल्शन, क्लियर। अब जब ये लेस रिपल्शन झेलेंगे तो इस बात को समझने की कोशिश कि यहां पे ये ट्रिपली डीजनरेट होगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं T2, करते हैं T2G। अब ये डबली डीजनरेट होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं EG से। इसमें रिपल्शन ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब ये, अगर इस गैप को डेल नॉट बोलते हैं आप, ये देखिए ये EG है, ये T2। अगर और ज्यादा गैप बढ़ जाएगा तो ये और ऊपर रहेगा EG ही, नीचे कौन रहेंगे, T2G रहेंगे। अब अगर आपने इस गैप को डेल नॉट बोल ही दिया है, तो सेम तरीका अपनाइए, ठीक। टोटल ऑर्बिटल कितने थे भाई, यहाँ 5 ऑर्बिटल्स थे, तो ये तो पहले प्लस लगाइए, यहाँ पहले माइनस, प्लस लगा दीजिए, यहाँ माइनस, क्लियर। अब डेल नॉट ये है, इसके भी 5 ऑर्बिटल थे, इसके भी। अगर आप ऊपर वाले को देख रहे हैं तो देखिए कितने नीचे गए हैं, बस 3/5। नीचे 3 गए तो ऊपर कितने गए, 2 गए, तो यहां से आप और भी को डेल नॉट लिख, इसको 10, यही आप बार बार देख रहे हैं, आपको ये क्लियर है। इसमें अगर आप डेल नॉट देख रहे हैं तो डेल नॉट को हम 10 DQ नॉट भी बोलते हैं। डेल नॉट को हम क्या बोलते हैं, 10 DQ नॉट भी, तो हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है। डी और क्यू का मतलब होता है, ये क्वांटम मैकेनिकल टर्म की टर्म होती है, ये टर्म मैकेनिकल टर्म्स होती, चलेगा, ठीक। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ग्रुप थ्योरी जो है, ग्रुप थ्योरी में क्या, अगर सिंगली डीजनरेट हो उसको ए या बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डबली डीजनरेट हो तो उसको ई रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपली डीजनरेट हो तो उसको टी से रिप्रेजेंट, और अगर कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो तब इज्जत दी जाती है, जी या यू करके बुलाया जाता है, हाँ या ना, मतलब जी और यू कैसे, जैसे T2 जी, इज्जत दी ना आपने, ऑक्टाहेड्रल, अंग्रेजी में बात करनी है तो T1U इज्जत दी जाए, क्लियर। और जब सेंटर ऑफ सिमेट्री तू तड़ा करके बात करते हैं, जी और यू सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो मॉलिक्यूल में जी और यू नहीं। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो हमारे जो पी ऑर्बिटल है, क्योंकि वो ट्रिपली डीजनरेट था, ई से दिया T1U। अब ये 1 क्यों आया, ये आपको ग्रुप थ्योरी में पता चला, अभी नहीं बता सकते, तो इसीलिए आपको याद रखना है, इसको एस को A1G, P को T1U, T को T नॉन एक्सियल को T2 और डी एक्सियल को EG बोला जाता है। और ये याद रखना, ये LFT में खूब, अभी के लिए इसको याद रखना, ये बात है।
और ये मैंने आपको जो बोला कि डी और क्यू क्या होता है, तो डी का मतलब ये होता है, क्यू का मतलब ये होता है, डी क्यू की वैल्यू ये आ जाती है। सही बात है। इसीलिए अब ये क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्ट एनर्जी कन्वर्जन काम आ जाती है जब हम एटॉमिक यूनिट्स काम करते हैं। अब हम आ जाते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड्स पे। टेट्राहेड्रल को करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप टेट्राहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड्स पे आते हैं, ऐसे जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है वो ऐसे हो। अगर आप देखोगे डिस्टेंस फ्रॉम फेस सेंटर इज इक्वल टू 0.707 ए। डिस्टेंस फ्रॉम फेस सेंटर इसका कितना आता है? 0.707 ए। और डिस्टेंस फ्रॉम एज सेंटर वैल्यू आती है 0.5। तो आपको ये समझ में आता है जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, तो सिर्फ 0.5 ए की, और जो एक्सियल डी ऑर्बिटल है, एक्सियल डी या फिर पी ऑर्बिटल, उनसे ये 0.7। तो जो एस और पी है, भाई पी को तो ये पी सारे के सारे फेस सेंटर पे होते हैं, सारे के सारे फेस सेंटर पे है, तो 0.707 ए पे इनमें तो सेम रिपल्शन होती है। जब सेम रिपल्शन होती है, ये तो T2, इसको हम मतलब ट्रिपली डीजनरेट ही रहता है और ये सिंगली डीजनरेट। अब टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मैंने बोला कोई इज्जत नहीं दी, ई लगाया जाएगा नहीं, अब जैसा है वैसा रख। तो एस को बोलते हैं A1 और पी को बोलते हैं T2। एम आई क्लियर और नॉट? सही बात है। एस को बोलते हैं A1 और पी को बोलते हैं T2। अब पी ऑर्बिटल की सिमेट्री टेट्राहेड्रल में T2 होती है, ये बात आप याद रख लीजिए। बहुत काम की चीज है, आगे चल के जब पीडी मिक्सिंग करेंगे इसका रोल आएगा। याद रखना है टेट्राहेड्रल में पी ऑर्बिटल की सिमेट्री T2 होती है। क्लियर? और आपने ये भी देख लिया क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम है तो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल होंगे एज कंपेयर टू एक्सियल डी ऑर्बिटल। इसीलिए जब आप डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखते हैं तो आपको नॉन एक्सियल की एनर्जी ऊपर मिलती है और एक्सियल की एनर्जी नीचे मिलती है। इसको यहां पे T2 ही बोला जाता है, इसको यहां पे E ही बोला जाता है। तो ये T2 ही रहता है और ये E ही रहता है। सेम तरीका है वही। इस गैप को ये लोग बोलते हैं डेल टी इज इक्वल टू 10 dQt। इस गैप को ये लोग बोलते हैं डेल टी इज इक्वल टू 10 dQt लगा देते हैं। अब यहां का अगर आपको निकालना है तो डेल टी रखिए प्लस डेल टी रखिए। कितने ऑर्बिटल थे टोटल? 5। नीचे कितने गए? अगर ऊपर का निकाल रहे हैं तो नीचे कितने गए? 2 नीचे गए तो 2 ऊपर लग। क्लियर? और नीचे का निकाल रहे हैं तो ऊपर के कितने गए? ताकि डेल टी बाय 5, ऊपर 3 गए, माइनस 0. डेल टी यहां आ जाता है प्लस 0.4 डेल टी यहां चला। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बाकी आप DQ नॉट में तो कर ही सकते थे। इससे आपको एग्जैक्ट एनर्जी का अंदाजा लग जाता था। जो मैंने तिवारी स्पेशल आपको बताया, मैं बोला था कि ये जो नीचे ऊपर जाने वाला है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान है। और आपकी जिंदगी आसान करना तो मेरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए एसएप केम टाइम ऐप, जहां पे आपको IIT जैम, CSIR नेट, गेट्स, UET PG, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT केमिस्ट्री, इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, कोर्सेज सब कुछ मिल जाता। तो देरी किस बात की है? डाउनलोड कीजिए एसएप केम टाइम ऐप या कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो में।